तो एरर इन सब्ट्रैक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दूंगा। जैसे मान लो लेंथ है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और दूसरी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो जब हम L1 में से L2 को घटाएंगे, ठीक है, तो ये अपना वैसे ही ऑपरेशन करता है नॉर्मल जैसे करते हैं। तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरर के बारे में क्या कहेंगे? एरर ऐड होती है, तो आप यही नहीं करेंगे कि एरर को घटा देंगे, बल्कि एरर को हमेशा हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि एरर की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाती है। तो भले ही वो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, लेकिन हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर कम हो जाएगी, लेकिन हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, तो एरर को भी आप हमेशा ऐड करोगे। ठीक है, तो अब जैसे ए की वैल्यू है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, बी की वैल्यू है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, और सी जो है वो ए और बी का डिफरेंस है। ठीक है, और सी अगर ए और बी का डिफरेंस है तो सी की वैल्यू आती है सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार। तो इसमें सी बार क्या होगा? ए बार माइनस बी बार, और डेल्टा सी बार क्या होगा? एरर ऐड होगी, डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार। एरर को ऐड करना है, मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी। मतलब मीन वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी, लेकिन जो एरर है वो हमेशा ऐड करके आएगी। ठीक है, ठीक है, नोट किया सबने? क्या सीखा हमने सब्ट्रैक्शन में? दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ये होती है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी, लेकिन जो एरर का पार्ट है वो एरर का पार्ट ऐड करके आता है। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट सीखते हैं एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जैसे मान लो हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल की एक साइड जो है वो लिखी गई है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल की दूसरी साइड जो है वो है 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर मान लेते हैं।
ठीक है। और अगर ये रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड है L1 और L2, तो हमें जब इसमें एरर निकालनी, मतलब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट चाहिए होगा। ठीक है। और जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, L इज इक्वल टू L1 इंटू L2, तो अब एरर को कैसे लिखते हैं और मीन वैल्यू को कैसे लिखते हैं? देखो, मीन वैल्यू तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर ये L को डिफाइन किया गया है L1 इंटू L2, तो मीन वैल्यू वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ये कहेगा 5 है, ये 3 है, तो एरिया होना चाहिए था 15 का। ठीक है। 5 इंटू 3 एरिया होना चाहिए था 15 का। एरर का जो पार्ट है वो हमें समझना है कि कितना आएगा। ठीक है। तो जो एरर का पार्ट होता है वो एक्चुअली निकल के आता है, 5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो। ये जो आएगा ये एरर का पार्ट। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, ये हमारे पास एरर आएगी प्रोडक्ट में। समझ में आई ये बात? जैसे मान लो मैंने फिर से ये लिखा कि a इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार एंड b इज इक्वल टू बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, और जो c है वो a और b का प्रोडक्ट है, a और b को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो इस c की वैल्यू को हम लिख सकते हैं c बार प्लस माइनस डेल्टा c बार, क्योंकि a में एरर है, b में एरर है, तो c में भी कुछ एरर आनी चाहिए। अब c की जो वैल्यू मैंने लिखी है उसमें c की एक मीन वैल्यू है और c की एरर है, यही दोनों वैल्यू पता करनी है। c की मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू तो सिंपल वही ऑपरेशन है जो आप कर रहे हो। अगर a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो c की मीन वैल्यू भी a और b की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ही आएगी। ठीक है। लेकिन जो c में एरर का पार्ट है वो मैंने क्या बताया, a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करना है और b को डेल्टा a से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसा लिख सकते हो a बार इंटू डेल्टा b बार प्लस b बार इंटू डेल्टा a बार, ये एरर का पार्ट। ठीक है। टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, कल कर लेते हैं। ठीक है। तो टेस्ट का पेपर कल लेके आना और जो डाउट होंगे पूछना, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशिएशन की डीपीपी में आंसर गलत दिए हैं या कुछ आंसर ऐसे दिए हैं जो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आए हैं, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया है, तुम्हें डाउट है तो मुझसे आके पूछ लो। आंसर पर डिपेंड मत करो, आंसर गलत भी हो सकते हैं और आंसर अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नोट किया सबने? देखो, ये आया क्यों मैं बता सकता हूं। ठीक है। कि क्यों हम लोगों ने एरर को लिखा है ए बार डेल्टा बी बार प्लस बी बार डेल्टा ए बार, वो मैथमेटिक्स से मैं प्रूफ कर सकता हूं, बट जरूरत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन आता है आप सीधे रिजल्ट पर ध्यान दें, हमें प्रोडक्ट में यही रिजल्ट लगाना है। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
mass of particle is m is equal to 4 kg plus minus 0.3 kg. Velocity of particle is v is equal to 10 meter per second plus minus 0.2 meter per second. Find momentum relative error in momentum, percentage error in momentum. आगे आंसर। मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है और फिर हमें उसका आंसर निकालना है। मुझे पानी पिला दो। आगे आंसर। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से आता है। तो जब प्रोडक्ट से आता है तो हमको एरर इन प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो जो मोमेंटम की वैल्यू है, इसकी एक मीन वैल्यू होगी और इसकी एक मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, तो हमें ये मीन वैल्यू पता करनी है। तो मीन वैल्यू पता करने के लिए आपको पता है कि मास की मीन वैल्यू है 4 और वेलोसिटी की मीन वैल्यू है 10। तो मोमेंटम की मीन वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10। क्यों? मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो उसकी मीन वैल्यू भी इनकी मीन वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो 4 इंटू 10 करते हैं तो हमको मोमेंटम की मीन वैल्यू मिल जाती है 40 के बराबर। ठीक, दूसरा पता करना पड़ेगा कि इस मोमेंटम में एब्सोल्यूट एरर है कितनी। वो पता करने का तरीका है, मास जाके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, इसके डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 जाके 0.2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 10 जाके 0.3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3.8 के बराबर।
जब हमको ये दोनों वैल्यूज पता चल गई तो अब क्या लिख सकते हैं मोमेंटम को? P बार मतलब 40 प्लस माइनस 3.8। ठीक है, तो हमने लिखा मोमेंटम की मीन वैल्यू आई है 40, मोमेंटम एरर आई है 3.8, तो P इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 3.8। अब हमसे पूछा गया है, हमने मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली, मोमेंटम की वैल्यू इसके बराबर आ गई, लेकिन अब पूछता है इस मोमेंटम की रिलेटिव एरर क्या है। तो रिलेटिव एरर को कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी बार बाई पी बार, यही बताया था रिलेटिव एरर को निकालने का तरीका। तो कितना आएगा? 3.8 डिवाइडेड बाई 40, ये आ गया। हाँ ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी है तो ये था डेल्टा पी बार बाई पी बार इंटू 100, मतलब जो भी रिलेटिव एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पे आ जाएगा 3.8 बाई 40 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नोट किया सबने? सिंपल है, ऑपरेशन समझ में आ गया। अच्छा, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इनको निकालने के लिए एक और तरीका होता है। प्रोडक्ट में जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने का एक और तरीका होता है। इस तरीके में कोई गलती नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, इसको समझते हैं। हटा दूं उसको? ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि जैसे मैंने कहा कि जो ए है वो है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, और जो बी है वो है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार। जो सी है वो ए और बी को मल्टीप्लाई करके आया है, तो सी की वैल्यू हमने लिखी सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार, जिसमें सी बार कितना है वो भी निकालना हमको पता है। सी बार कितना है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और डेल्टा सी बार कितना है? ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए, ये दोनों निकालना सीख लिया। अब आगे एक बात आपको समझनी है, हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा सी बार बाई सी बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार बाई ए बार प्लस डेल्टा बी बार बाई बी बार। इस रिलेशन का मतलब यह है कि अगर सी ए और बी को मल्टीप्लाई करके आने वाला है, तो सी की जो रिलेटिव एरर है, क्या वो डेल्टा सी बार बाई सी बार होगी? इसकी रिलेटिव एरर जो होगी वो इसकी और इसकी रिलेटिव एरर को ऐड करके हमको मिल जाती है। ठीक है, मैंने कहा ना मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं, बट जरूरत नहीं है, जिस चीज जरूरत है वो उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स हमसे नहीं पूछने वाला एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा सी बार बाई सी बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार बाई ए बार प्लस डेल्टा बी बार बाई बी बार। तो अब अगर मैंने पूछा तुमसे, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, मैं पूछूंगा सी में रिलेटिव एरर कितनी है, तो सी की रिलेटिव एरर क्या ए और बी की रिलेटिव एरर का सम है? और एक ए हमको दे दिया था, बी हमको दे दिया था, ए की रिलेटिव एरर निकाली, बी की रिलेटिव एरर निकाली, दोनों को जोड़ दिया, सी की रिलेटिव एरर हमको मिल जाएगी। और परसेंटेज एरर कैसे निकलती है? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाएगा? तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा सी बार बाई सी बार इंटू 100 is equal to delta a bar by a bar into 100 plus delta b bar by b bar into 100।
ठीक है, ये दोनों का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है, ये बता रहा है रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। बात समझ में आई? हम कह सकते हैं कि अगर सी ए और बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो सी की रिलेटिव एरर ए और बी की रिलेटिव एरर का सम होता है। ठीक, वही चीज यहां पे अगर देखें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो परसेंटेज एरर जो होगी वो उन दोनों की परसेंटेज एरर को जोड़ के आएगी। रिलेटिव एरर के साथ भी सेम काम करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो प्रॉब्लम करी उसमें मैंने तुम्हें मास की वैल्यू कुछ दी थी। क्या दी थी? 4 प्लस माइनस 0.3, 10 प्लस माइनस 0.2। 4 प्लस माइनस 0.3 और वेलोसिटी दी थी 10 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता कि मोमेंटम की परसेंटेज एरर निकालो तो आप डायरेक्टली इसको यूज करते। ठीक है, और मोमेंटम की परसेंटेज एरर निकालो या मोमेंटम की रिलेटिव एरर निकालो तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। हम पूरा मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, हमें सिर्फ एरर पूछ रहा है, हाँ तो हम सिर्फ एरर निकालेंगे। हम क्यों सारी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो क्या ये कहा जा सकता है मोमेंटम की जो रिलेटिव एरर है वो मास की रिलेटिव एरर और वेलोसिटी की रिलेटिव एरर का सम है? ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो मास की रिलेटिव एरर कितनी है? 0.3 डिवाइडेड बाई 4, ये रिलेटिव एरर है। वेलोसिटी की रिलेटिव एरर कितनी है? 0.2 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या मोमेंटम की रिलेटिव एरर हमको मिल गई? और वहीं अगर परसेंटेज एरर पूछता तो क्या करते? 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरर इन डिवीजन। डिवीजन का मतलब, जैसे अगेन ए को हम लोग लेते हैं ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार,
बी की वैल्यू है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, और जो सी है ये ए और बी का डिवीजन है। ठीक है, तो जो सी की वैल्यू आएगी उसको हमने लिखा सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार, क्योंकि सी में भी कुछ एरर होगी और सी की भी कुछ मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिवीजन किया है, मीन वैल्यू भी डिवीजन से मिल जाएगी। तो मीन वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर के पार्ट में हमको देखना होता है कि एरर क्या आएगी। ठीक है, तो अगर a इतना है, b इतना है और c a और b को डिवाइड करके आएगा, तो जो c की मीन वैल्यू होगी वो भी a और b को बार की वैल्यू को डिवाइड करके आ जाएगी। तो c बार हमको मिल गया। अब लिखना है डेल्टा c बार। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा तुम्हें डायरेक्टली, a बार डेल्टा b बार प्लस b बार डेल्टा a बार। सेम है जैसा प्रोडक्ट का था, लेकिन यहां पे एक और चीज आती है, डिवाइड बाय जो भी b की मीन वैल्यू थी उसका स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन और प्रोडक्ट में एक अंतर है कि प्रोडक्ट में भी यही न्यूमरेटर है, डिवीजन में भी यही न्यूमरेटर है, लेकिन डिवीजन में डेनोमिनेटर भी आता है। और अगर सी ए बाई बी है तो b का जो मीन वैल्यू थी उसका तुम्हें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो अगर सी ए बाई बी है तो बताओ जरा सी की मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू तो सीधे डिवाइड करके आ जाएगी, तो मीन वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, लेकिन इस सी में एरर निकालनी है तो तरीका क्या है? 10 जाके 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की तरह ही 2 जाके 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां पर डेनोमिनेटर भी आता है, और डेनोमिनेटर अगर b है तो b की मीन वैल्यू है 2, तो इसमें यहां पे 2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 1 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जो भी आता है निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम अगर एक बार अगर हमने c को निकाल लिया, जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए, तो 1.4 बाई 4 हो जाएगा 0.3 और 5 करीब है, इतना करीब आता है। ठीक है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि अगर c a और b का डिवीजन है तो क्या मैं लिख सकता हूं c की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कितनी आई मीन वैल्यू? 5 प्लस माइनस कितनी आई एरर? 0.35। ये लिख दिया हमने c की वैल्यू। अब c की वैल्यू में अगर मैं पूछूं कि इसकी रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए 0.35 से 5 को डिवाइड कर दोगे। परसेंटेज एरर पूछेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जैसे हमको डायरेक्टली पता करना है, हमको ये दे दिया है और हम ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं, तो रिलेटिव एरर को निकालने के लिए अगेन आप वही सेम फॉर्मूला लगाओगे। रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी।
ठीक, यही फॉर्मूला क्या प्रोडक्ट में भी था, यही फॉर्मूला डिवीजन में भी है। तो सी की रिलेटिव एरर ए और बी की रिलेटिव एरर को जोड़ के आएगी, चेक कर सकते हो। ए की रिलेटिव एरर कितनी है 0.2/10 और बी की रिलेटिव एरर कितनी है 0.1/2, दोनों को जोड़ो तुम्हें यही आएगा आंसर 0.35। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्टली रिलेटिव एरर को निकालना है तो हम उनकी रिलेटिव एरर को जोड़ देंगे तो सी की रिलेटिव एरर आ जाएगी। और वही चीज अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहां गायब हो गया? ठीक है, नोट कर लिया सबने? हाँ, लास्ट वाला भी मैं बता ही देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। एरर इन पावर का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो हमको दिया है जो ए है वो बी की पावर एन है। ठीक है, तो पावर यहां पे आ गई है, अभी तक कहीं पावर नहीं आ रही थी, यहां पावर आ गई है। तो अब तुम्हें इसका याद रखना है कि रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आता है कि जो ए की रिलेटिव एरर होगी वो बी की रिलेटिव एरर का एन टाइम्स होगा। जो ए की रिलेटिव एरर होगी वो बी की रिलेटिव एरर का एन टाइम्स होगा। अगर इसकी पावर एन है तो ए की रिलेटिव एरर बी की रिलेटिव एरर का एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। ये है रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी। और वही अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद कर लो, यहां पे हो सकता है कोई कांस्टेंट लगा हो, लेकिन कांस्टेंट की कहीं और जरूरत आपको नहीं पड़ती है, वो कांस्टेंट फिर कभी भी नहीं आएगा। ये कांस्टेंट यहां हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब रिलेटिव एरर लिखेंगे या परसेंटेज एरर लिखेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको स्फेयर का रेडियस दिया है और पूछा है कि उसके वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। क्या आता है आंसर? तो क्या सीखा हमने? हमने यही सीखा कि अगर हमको रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने को कहा है तो हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ए की परसेंटेज एरर को निकालने को कहा है तो हम डायरेक्टली बी की परसेंटेज एरर पता होगी तो आंसर निकाल लेंगे। तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें ये क्या हो गया? कांस्टेंट, और कांस्टेंट से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली वॉल्यूम जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये लिख सकता हूं क्योंकि पावर 3 है, तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस के बराबर होनी चाहिए। और रेडियस की परसेंटेज एरर तो निकाली जा सकती है क्योंकि रेडियस हमको दे दिया गया है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हम लोग? डेल्टा आर बार 0.2/4 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है? इसको इससे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज एरर आ गई, हमारा आंसर आ गया। तो ये 0.6/4 हो जाएगा, नहीं 0.6/4 इंटू 100 होगा इनफैक्ट। तो 60/4 मतलब 15%, 15% की एरर आती। ठीक है।
ठीक है। नोट कर लिया सबने? ओके। लास्ट पार्ट जो एरर में आता है वो होता है कि जनरल रिलेशन है। जैसे मान लो जो ए है वो बी की पावर पी है, सी की पावर क्यू है, डिवाइडेड बाय डी की पावर आर है। सब कुछ आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, इसमें डिवीजन भी आ गया, पावर भी आ गई, सारी चीजें एक ही प्रॉब्लम में आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो अब अगेन तुम्हें लिखना है डेल्टा ए बार बाई ए बार। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एरर इन ए। अगर अकेला ये होता, ये दोनों नहीं होते, तो क्या हम इसको लिखते पी टाइम्स ऑफ क्या? डेल्टा बी बार बाई बी बार। अगर अकेला बी होता तो हम ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अगर अकेला बी नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अकेला सी होता तो क्यू बाहर आता, डेल्टा सी बार बाई सी बार लिखते। ठीक है, और अकेला अगर डी होता तो भी वही लिखते, लेकिन माइनस साइन नहीं लगाते। माइनस साइन एरर में नहीं लगता है, एरर हमेशा ऐड होती है। तो चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डेनोमिनेटर में हो, हमने पावर का ही फॉर्मूला लगाया है। एक बार पावर का फॉर्मूला इसके लिए लगाया, पी टाइम्स डेल्टा बी बार बाई बी बार, क्यू टाइम्स डेल्टा सी बार बाई सी बार, आर टाइम्स डेल्टा डी बार बाई डी बार। और इस तरीके से हमको ए की रिलेटिव एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? हमने लिखा रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू पी टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस क्यू टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी प्लस आर टाइम्स रिलेटिव एरर इन टी। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बता रहा है परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी प्लस आर टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स हैं।
ठीक है, नोट किया। एक क्वेश्चन लिखोगे, द परसेंटेज एरर इन मास is 2%. Percentage error in mass is 2%, and percentage error in speed is 3%. Then find the percentage error in kinetic energy. Percentage error in mass हमको दिया है 3% शायद, 2%, और परसेंटेज एरर इन स्पीड दिया है 3%। पूछता है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 8 आता है, ठीक। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? अच्छा, इस फैन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। तो v क्या है? किसकी वेलोसिटी? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी रख देंगे। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज की कही जाती है जो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, जो चलते हैं। वो चल नहीं रहा, वो घूम रहा है। और घूमने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, वहां मास नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलतियां करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि एक रॉड है और इस रॉड को मैंने यहां से हिंज किया और घुमा दिया, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास v की स्पीड से जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। रोटेटिंग बॉडी के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, रोटेटिंग बॉडी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे जब ये आएगा। एनीवेज, यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है हाफ mv², और हाफ mv² लिखने के बाद हमको यह पता चला हाफ तो कांस्टेंट है। ठीक है, और अब हमको पता है कि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मास की पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मास, प्लस v की पावर 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्पीड। ऐसा लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर इन मास हमको बता दिया गया है 2% है, और परसेंटेज एरर इन स्पीड बता दिया गया है 3% है, तो ये आ जाएगा टोटल 8%। ठीक है, कर लिया नोट? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला इसका? t इज इक्वल टू 2 रूट L बाई जी, ये फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे L क्या है?
लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और जी ऑब्वियसली ग्रेविटी होगी, तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। आपको दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 1% and percentage error in G is equal to 2%. फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, ये क्या होगा? कितना आता है? 1.5। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है? तो ये रूट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली रूट का मतलब होगा कि L की पावर 1/2 है और G की पावर भी 1/2 है। तो अब वही अभी आपको जो रिलेशन बताया था उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन जी। समझ में आया पावर का क्वेश्चन? इसकी पावर हाफ है तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ, इसकी पावर भी हाफ है तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन जी। तो हमको ये दोनों वैल्यूज डायरेक्टली दे दी गई हैं। लेंथ की परसेंटेज एरर हमको बताई गई है 1% है और जी की परसेंटेज एरर बताई गई है कि ये 2% है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 0.5% प्लस 1%, तो ये आ जाएगा 1.5%, ठीक है? मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आपको दिया है कि परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 3%। लेकिन इस क्वेश्चन में पता करना है परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, ग्रेविटी की परसेंटेज एरर क्या होगी? आया आंसर? कितना? 7? 7 आ रहा है? 1 आ रहा है? तो 7 सही होगा या 1 सही होगा? एरर हमेशा मैक्सिमम निकालनी होती है, तो आपने गलती यही करी होगी
कि आपको ये पता है, आपको ये पता है और ये पूछा है, तो तुम इधर लाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दियोगे। बट एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। तो भले ही वो इधर चला जाएगा, तो इधर चला भी जाएगा तो वो प्लस रहेगा, वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि एरर में एरर हमेशा ऐड करके हमको निकालनी होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे जब परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी लिख पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब एक्चुअली जो तरीका होता वो होता क्या, जैसे हमने लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G। हमको जिसकी एरर पूछी गई है वो अकेला रहेगा, बाकी सब लोग दूसरे साइड पहुंच जाएंगे। तो अगर मुझे जी की एरर पूछी गई है, तो पहले तो मैं स्क्वायर कर दूं, t² इज इक्वल टू 4π²L² ऐसा आ जाएगा, सॉरी L/G आएगा। ठीक है। अब मुझे जी की एरर पूछी गई है, तो जी अकेला रहेगा, बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो 4π²L/T² ऐसा आएगा। ठीक। अब मैं कहूंगा परसेंटेज एरर इन टी, सॉरी परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन एल, क्योंकि एल की पावर तो 1 है, प्लस, अब यहां पे दिख रहा है प्लस आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी। आप यहां से भी निकाल सकते हो, ये पूछा है यहां से भी निकाल सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि अगर ये इधर भी जाएगा तो ये माइनस नहीं होगा, ये वहां पर भी प्लस ही होगा। ठीक है। और यहां से निकालते तो यहां से भी आ जाता, लेंथ की परसेंटेज एरर दी है 3%, और 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर टाइम दिया है 2%, तो ये आ जाएगा 4 और 3 मिला के 7%। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, इसके ऊपर आईआईटी में सवाल आए हुए हैं, नीट में भी आ सकते हैं। पेंडुलम का एक टाइम पीरियड होता है, जाके आने का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है। तो मान लो ऐसा कहा कि नहीं, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते, मैं एक और चीज बताता हूं, ठीक है, उसके बाद उसको आएंगे। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। जैसे मान लो स्केल है, और तुम जो नॉर्मल स्केल लेते हो, उससे मैंने कहा कि इसकी लेंथ नापो, तो जब तुम लेंथ नापोगे तो लेंथ की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मिलीमीटर में आ सकती है। या तो तुम उसकी लेंथ नाप के बताओगे 100 मिलीमीटर, या 101 मिलीमीटर, या 102 मिलीमीटर, लेकिन तुम उससे 100.3 मिलीमीटर नहीं नाप सकते हो। ठीक। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम मेजरमेंट ले रहे हो, उसका जो मिनिमम वैल्यू जो नाप सकता है, उतनी ही वो मैक्सिमम एरर भी दे सकता है।
जैसे अगर तुमने लेंथ नापी 101 मिलीमीटर, बट जरूरी थोड़ी ना वो 101 हो, 101.9999 भी हो सकता है 102 नहीं होगा, लेकिन 101.9999 भी हो सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम एरर जो तुम दे सकते हो वो 0.99999, मतलब लगभग 1 मिलीमीटर के बराबर एरर मिल जाएगी। तुमसे कहा जाए कि इस घड़ी से देख के टाइम बताओ, तो तुम जब टाइम बताओगे तो सेकंड वाली सुई को जब तुम देखोगे तो सेकंड वाली सुई टिक टिक करके एक एक मूव कर रही है, लेकिन क्या तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो जब भी तुम रीडिंग बताओगे तो तुम्हारी मैक्सिमम एरर कितनी होगी? 1 सेकंड की। क्योंकि अगर टाइम तुमने बताया 8:15 और 14 सेकंड, लेकिन वो 14.999 भी हो सकता था, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देखते समय लगा कि 14 पे है, लेकिन 14.999 भी तो हो सकता था, तुरंत वो 15 पे पहुंच सकता है। इसलिए इस बात को समझना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मैक्सिमम एरर हो सकती है वो कितनी हो सकती है? जितना वो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है उतनी ही उसकी मैक्सिमम एरर हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं लीस्ट काउंट। इसमें लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड by some instrument is called its least count. ठीक है, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्केल कितना है? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू को नहीं नाप सकता। हाँ, स्टॉप वॉच होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी नाप सकता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी लिमिट है। वो फ्रैक्शन के बाद हो सकता है कि दो डेसिमल तक नाप पाए, 3 तक नहीं नाप पाएगा, 4 तक नहीं नाप पाएगा। तो जितना भी वो मिनिमम नाप सकता है वही उसकी लीस्ट काउंट है। ठीक है, द मैक्सिमम एरर that an instrument can give is equal to its least count। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो मैक्सिमम एरर उतनी ही दे सकता है जितनी उसकी लीस्ट काउंट होगी। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक घड़ी से समय देखो, तो तुमने टोटल टाइम नापा 100 सेकंड का, लेकिन वो 100 सेकंड की वैल्यू में एरर होगी। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 100 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि उसमें 1 सेकंड की एरर मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। तो हम जब वैल्यू को लिखेंगे तो 100 सेकंड तुमने नापा, बट वो 100 सेकंड हो जरूरी नहीं है, उसमें एरर होगी। और घड़ी से नापा है तो घड़ी की लीस्ट काउंट होती है 1 सेकंड, तो हमने लिख दिया 1 सेकंड। वैसे ही तुमने कोई लेंथ नापी और लेंथ तुमने स्केल से नापी और वो लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर, 130 मिलीमीटर। तो लेकिन तुम उसको 130 मिलीमीटर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 130 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम जब भी रीडिंग लिखेंगे और एरर के साथ लिखेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। मैक्सिमम एरर उसकी लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। तो अगर हम कोई लेंथ नाप रहे हैं तो लेंथ की मैक्सिमम एरर 1 मिलीमीटर आएगी अगर स्केल से नापते हैं, और क्लॉक की मैक्सिमम एरर 1 सेकंड आएगी अगर हम नॉर्मल क्लॉक को यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी एरर अगर हमको पता होगी और हमसे कहा गया टाइम नापो, तो मैं कहूंगा टाइम नाप तो लिया है
टाइम हमारा 100 सेकंड आया तो है, लेकिन इसमें 1 सेकंड की एरर इन्वॉल्व। हमने लेंथ नाप ली है और लेंथ आ गई है 120 मिलीमीटर, लेकिन इसमें 1 मिलीमीटर की एरर इन्वॉल्व। ठीक, अब क्या इसके रिलेटिव और परसेंटेज एरर बता सकते हो? रिलेटिव निकालना होगा 1/100, परसेंटेज निकालना होगा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो कल की क्लास में पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग